सोचिए जरा, सिर्फ 2 हफ्ते पहले दुनिया एक बहुत बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी थी। एक ऐसा युद्ध जो पूरे मिडल ईस्ट को अपनी आग में झुलसा सकता था। धमकियां अपने चरम पर थीं, सेनाएं बिल्कुल तैयार थीं, और फिर अचानक सब कुछ रुक गया। एक ऐसा सीज फायर हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। तो सवाल यह है कि ये जो असंभव लग रहा था वो आखिर संभव हुआ कैसे? दांव पर बहुत कुछ लगा था, सब कुछ। देखिए, जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश का नेता ये कहता है कि मैं एक सभ्यता को खत्म कर दूंगा, तो ये सिर्फ शब्द नहीं रह जाते। ये एक ऐसी धमकी थी जिसने दुनिया भर की राजधानियों में खलबली मचा दी थी। और सच में ऐसा लग रहा था कि एक विनाशकारी युद्ध अब बस कुछ ही दिन दूर है। और फिर अचानक से पूरी तस्वीर ही पलट गई। वही राष्ट्रपति जिन्होंने एक पूरी सभ्यता को मिटाने की धमकी दी, वो 2 हफ्तों के सीज फायर के लिए मान गए। और ईरान, जो किसी भी तरह की बातचीत से साफ इनकार कर रहा था, वो भी बातचीत की मेज पर आ गया। सवाल तो यही है कि आखिर पर्दे के पीछे ऐसा क्या हो गया जिसने इस भयानक तूफान को रातों रात शांत कर दिया। तो चलिए, सबसे पहले इसी चौंकाने वाले युद्ध विराम को समझते हैं। आइए जरा इस तथाकथित शांति समझौते की नींव को ही परखते हैं, जो पहली ही नजर में दरारों से भरी हुई दिखती है। हालत यह है कि इस समझौते पर इसे बनाने वालों को ही भरोसा नहीं है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इसे फ्रेजाइल ट्रूस कहा, मतलब एक ऐसा नाजुक समझौता जो कागज की नाव की तरह है। इससे साफ पता चलता है कि यह शांति किसी भी पल बिखर सकती है। और देखिए, इस समझौते की नींव ही विरोधाभासों पर टिकी है। ईरान ने जो 10 पॉइंट का प्लान अपनी फारसी भाषा में जारी किया, उसमें अपने लोगों को दिखाया कि उन्हें यूरेनियम एनरिचमेंट का अधिकार मिल गया है। लेकिन अमेरिका के लिए जो अंग्रेजी वर्जन जारी किया गया, उसमें से यह सबसे जरूरी पॉइंट ही गायब था। अब ये इतना बड़ा विरोधाभास था कि राष्ट्रपति ट्रंप को इस पर अलग से सफाई देनी पड़ी। और ये विरोधाभासों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। सीज फायर की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद अमेरिकी रक्षा सचिव ने कहा कि ईरानियों ने तो भीख मांगी थी। उधर इजराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया, ये कहते हुए कि भाई हम इस समझौते का हिस्सा नहीं है। और इन सब के बीच ट्रंप ने ईरान को हथियार बेचने वाले देशों पर नए प्रतिबंधों की धमकी दे डाली। मतलब ये कोई शांति समझौता कम और एक बड़ी उलझन ज्यादा लग रहा था। तो फिर सवाल उठता है कि अगर ये समझौता इतना ही खोखला था तो ये हुआ ही क्यों? इसका जवाब छिपा है उस गुप्त कूटनीति में जो दुनिया की नजरों से कोसों दूर चल रही थी। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल, तनाव कम करने की पहल किस तरफ से हुई? क्या अमेरिका पीछे हटा या फिर ईरान झुका? पहले पलक किसने झपकाई? ज्यादातर विश्लेषण यही बताते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप अपनी ही दी हुई धमकियों के जाल में फंस गए थे। उन्हें यह एहसास हो गया था कि ईरान पर हमला करने का मतलब है पूरे खाड़ी क्षेत्र को आग में झोंक देना, और शायद वो इसके लिए तैयार नहीं थे। तो उन्हें इस संकट से बाहर निकलने के लिए एक सुरक्षित रास्ता, एक एग्जिट रैंप की सख्त जरूरत थी। तो ये रास्ता कुछ इस तरह से बना। अमेरिका ने पाकिस्तान से संपर्क किया। पाकिस्तान ने अपने सबसे बड़े सहयोगी चीन से सलाह मांगी, जिसका ईरान की अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा प्रभाव है। चीन ने फिर ईरान पर दबाव बनाया और आखिरकार ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई की हरी झंडी मिलने के बाद ही यह समझौता मुमकिन हो पाया। अब इस पूरी प्रक्रिया में पाकिस्तान के रोल को लेकर काफी चर्चा हुई, लेकिन विश्लेषण साफ तौर पर यही बताता है कि उसका काम सिर्फ अमेरिका का संदेश ईरान तक पहुंचाने का था। एक डाकिया या डिलीवरी बॉय से ज्यादा कुछ नहीं। असली खिलाड़ी कोई और थे। तो अब जब हम ये जान चुके हैं कि ये समझौता आखिर हुआ कैसे, तो असली सवाल पर आते हैं। इस शतरंज की बाजी में जीत किसकी हुई और मात किसकी? अगर हम हर पक्ष के मकसद को देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। अमेरिका का लक्ष्य था ईरान में सत्ता बदलना, जिसमें वो पूरी तरह नाकाम रहा। ईरान का लक्ष्य था अपनी सत्ता को बचाए रखना, और इसमें वो कामयाब रहा। इजराइल ने ईरान को कुछ हद तक कमजोर जरूर किया, लेकिन इस खेल में सबसे बड़ी हार हुई खाड़ी के अरब देशों यानी जीसीसी की, जिन्हें अमेरिकी सुरक्षा का जो वादा मिला था वो पूरी तरह से टूट गया। तो असल बात यह है कि जीत की परिभाषा यहां दोनों के लिए बिल्कुल अलग थी। ईरान के लिए इस विनाशकारी टकराव से सिर्फ बच निकलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत थी। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के लिए अपने सबसे बड़े लक्ष्य यानी सत्ता परिवर्तन को हासिल न कर पाना एक बड़ी रणनीतिक हार थी। अब जरा इस संघर्ष के असर को और बड़े पैमाने पर देखते हैं, खासकर अमेरिका के उन सहयोगियों पर जो इस लड़ाई के बीच में बुरी तरह से फंस गए थे। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ खाड़ी के देशों को। सोचिए, लगाई थी अमेरिका और ईरान की, लेकिन मिसाइलें और ड्रोन गिर रहे थे उनके तेल के कुओं पर। लगभग 40 दिनों तक वे असहाय होकर ये हमले झेलते रहे, और उनका सबसे बड़ा रक्षक अमेरिका उन्हें बचा नहीं सका।
और इसके जो परिणाम हैं वो बहुत दूर तक जाने वाले हैं, एक डोमिनो इफेक्ट की तरह। खाड़ी देशों का अमेरिकी सुरक्षा की गारंटी से भरोसा उठ चुका है। इजराइल और अरब देशों के बीच शांति लाने वाले अब्राहम अकॉर्ड्स अब खतरे में है, और इन सब के बीच ईरान इस पूरे इलाके में एक निर्विवाद शक्ति के रूप में उभरा है। और ये सब कुछ हमें आखिरी और शायद सबसे विस्फोटक सवाल पर ले आता है। दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की जो जीवन रेखा है, उस पर अब किसका नियंत्रण है? तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि होर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जहां से दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी ऊर्जा पाता है, उस पर अब किसका कंट्रोल होगा? इस पूरी स्थिति का सबसे सटीक निचोड़ शायद रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के शब्दों में है। उन्होंने कहा था, ईरान ने अपने परमाणु हथियार का परीक्षण कर लिया है। इसका नाम होर्मुज जलडमरू मध्य है। ईरान ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि उसे किसी पारंपरिक न्यूक्लियर बम की जरूरत नहीं है। जब भी उस पर खतरा आएगा, उसे बस 33 किलोमीटर के समुद्री रास्ते को बंद करना है और पूरी की पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ जाएगी।